हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्लास आपकी बीए फर्स्ट ईयर की है, जिसमें हम शिक्षा शास्त्र विषय का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के सिद्धांत। आज हमारी क्लास को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन पार्ट सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसका पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 13 है आपका। इसके पहले लेक्चर नंबर 12 पे हम रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन का पार्ट 1 कर चुके थे, और आज हम पार्ट सेकेंड पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, एम्स ऑफ होम एजुकेशन अर्थात घर की जो शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में परिवार के कुछ कर्तव्य होते हैं, जिनका पालन भली भांति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिनका पालन हमें भली भांति करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए। ठीक है। शैशव काल बालक के जीवन का आधार है। पारिवारिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य होते हैं, यानी परिवार की शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। वो क्या है? पहला देखिए, शारीरिक विकास। देखिए, जो बालक है जब छोटा होता है, और क्या छोटा होता है तब भी, और जब जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तब भी उसके शारीरिक विकास का सबसे सर्वप्रथम उत्तरदायित्व तो परिवार पर ही होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका शारीरिक विकास ही होता है। जब तक उसका शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं होगा, तब तक उसका ना तो पढ़ने में मन लगेगा, ना ही किसी कार्य में, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक मन कैसे स्वस्थ रह सकता है? तो इसीलिए बालक के शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक तथा संतुलित भोजन का प्रबंध होना चाहिए। इससे शारीरिक विकास तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला एम क्या हुआ? शारीरिक विकास। सेकंड के बारे में देखते हैं। सेकंड क्या है? मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या? इसके लिए देखो, मानसिक विकास इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जब तक बच्चे की सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी, तब तक वह शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी चीज़ सीखने के लिए तत्पर और उत्सुक कैसे होगा? तो ये कार्य भी हमें बालक के परिवार में ही हम कर सकते हैं। कैसे परिवार में? कि देखिए, परिवार में जब वो सभी लोगों के साथ बढ़ रहा होता है, सबके संरक्षण में होता है, अपने परिवारीजन के संरक्षण में होता है, तो नई नई चीज़ें सीख रहा होता है, और उसके मन में कभी कभी जिज्ञासा भी आती है। जैसे कि हमने बोला कि बेटा पैर छूने हैं, ये आपके ताऊ जी हैं, इनके पैर छूइए, या बाबा हैं पैर छूइए, तो उसके मन में क्वेश्चन आ सकता है, पैर क्यों छूऊँ मैं क्यों पैर छूँ? तो उनको बताया जाएगा, बेटा हमें अपनों से बड़ों के पैर छूने चाहिए। वो अपने माता पिता को देखेगा कि उनके माता पिता बाबा जी के पैर छू रहे हैं, तो फिर उसको समझ आ जाएगा कि हाँ, सही कहा जा रहा है कि हमें अपनों से बड़ों के पैर छूने चाहिए, तो वो भी छूने लग जाएगा। तो ये उसके दिमाग में एक जिज्ञासा आई, प्रश्न आया, जिसको लेकर उसने इस तरह से प्रश्न किया और उसका उत्तर मिला। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें लाइफ में आगे आती जाती हैं, जिसके लिए मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। उसका इमेजिनेशन, उसका उत्सुकता, उसको मतलब किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए जो उसकी जिज्ञासा है, वो बढ़नी चाहिए। ठीक है ना? उसके लिए उसे मोटिवेट करना, ज्ञानवर्धक बातें बताना, नई नई चीज़ों से अवगत कराना, ये सारे कार्य किसके हैं? परिवार के। दूसरी बात, नंबर 3 देखिए आप, भावात्मक विकास से। देखो, भावात्मक विकास का मतलब, देखो जब बच्चा अपनी फैमिली में होगा, तो फैमिली में ही वो प्यार, दुलार, स्नेह, डांट, गुस्सा, ये सारी चीज़ें कहाँ सीखता है? वो अपनी फैमिली में ही सीखता है। एक दूसरे की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें कहाँ सीखता है? वो अपनी फैमिली में ही सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास। देखो, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ एक साथ जी रही हैं, एक साथ बढ़ रही हैं। संस्कृतियों का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति को क्या करते हैं? हस्तांतरित करते हैं। अपने नैतिक गुणों को क्या करते हैं? हस्तांतरित करते हैं। अर्थात जो भी आप नैतिक गुण प्राप्त हुए हैं, वो आपको आपके माता पिता से मिले होंगे, आपके माता पिता को उनके माता पिता से मिले होंगे। तो ये क्या है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण हो रहा है। आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरीके के नैतिक गुण एवं सांस्कृतिक गुणों को प्रदान करेंगे।
ठीक है ना, जैसे लोगों की हेल्प करना, कभी झूठ ना बोलना, और लड़ाई झगड़ा ना करना, गलत का साथ ना देना, किसी गरीब, किसी दुखियारी या किसी गरीब को ना सताना, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना, ऐसे कई सारे नैतिक गुण हैं, उनके बारे में संस्कृति के विकास के अंतर्गत, जैसे कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां जो हम लोग फॉलो करते हैं, तीज त्यौहार, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, ये सारी बातें हम लोग क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सीख रहे होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं धार्मिक विकास से कहने का मतलब है कि देखो, हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो सभी धर्मों में अलग अलग लोग हैं, तो हर बालक अपने परिवार के अनुसार, जो उनके परिवार में जिस धर्म को फॉलो किया जाता होगा उसे ही तो वो भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बालक कैसे सीखेगा, अपने परिवार के द्वारा ही तो सीखेगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई आपको। चलिए, मैं देखो पूरी बात इसमें जो लिखी हुई है वो मैं आपको पूरी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि ये आपको मैं पढ़ने के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप इससे आराम से पढ़िए और अपने नोट्स खुद भी लिखिए। बस मैं इन्हें समझा रहा हूँ इन पॉइंट्स को, और आपको पढ़ना अपने मन से है और इसके नोट्स भी अपने मन से लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ होम एजुकेशन, अर्थात हम घर में या परिवार में बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं, या परिवार में किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो देखो, छोटे बच्चों को परिवार में सबसे इम्पॉर्टेंट है खेल विधि। खेल में पढ़ाया जाता है, खेल कूद करते करते, जैसे माता के साथ वो किचन में है, आटे की गोलियों से वो खेलता है, 1 2 3 गिनती सीख रहा है उसी आटे की गोली से, मिट्टी पर ऐसे उंगली से कुछ बना रहा है तो उसको उसी अक्षरों का ज्ञान करा दिया, या उसे स्लेट में अक्षरों का ज्ञान कराना शुरू कर दिया गया। ठीक है, विभिन्न फलों के नाम, जानवरों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, सब्जियों के नाम उसे बताया जाने लगा, माता पिता के नाम, दादी दादा का नाम, और जैसे कि अपने देश का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने घर का पता, ये सारी बातें उसे खेल में हम लोग सिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी हुई, खेल विधि, जिसके द्वारा बच्चे को घर में या परिवार में सिखाया जाता है। और भी विधि हैं, ज़रा देखते हैं उसको आगे। इंद्रिय प्रशिक्षण विधि सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, ज्ञानेंद्रियाँ हमारी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5। आँख, देखो, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और ज्ञानेंद्रियाँ ही ज्ञान का द्वार होती हैं। अर्थात हमें कुछ भी जो ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ भी चीज़ हमें पता चलती है, वो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पता चलती है। ठीक है ना, कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है वो सब हमें इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। तो इनके प्रशिक्षण पर बचपन से बल दिया जाता है, वो भी हम परिवार द्वारा दे सकते हैं। परिवार में ही हमें इनके बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे कि सुनना, देखना, वो तो हमें प्रकृति से ही प्राप्त है, बस इनका प्रशिक्षण कि सुनो ये किसकी आवाज़ है, डॉगी है या गाय है, क्या है। ठीक है ना, इस तरीके से। भाषा द्वारा कैसे शिक्षा, अर्थात बालक को भाषा की शिक्षा देना, शब्दों को सिखाना, धीरे धीरे बोलना, एक एक शब्द बोलना, फिर वाक्य बोलना, कविता बोलना, ये सब हम परिवार में सिखा सकते हैं। संगीत द्वारा कैसे शिक्षा दी जाती है, बालक को विभिन्न कविताओं के द्वारा, गीतों के द्वारा, ठीक है ना, इन सब के द्वारा भी बालक को शिक्षा दी जा सकती है। अब यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति के बारे में भी बताया गया, तो इन सारी पद्धतियों को भी आप सीखेंगे, और जैसे मेरे जो स्टूडेंट 11th-12th में एजुकेशन के स्टूडेंट रह चुके हैं, वो इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने साइंस से स्विच किया है उनके लिए थोड़ा सा नया है। लेकिन परेशान मत होइए, आगे जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कहानी विधि। देखो, बच्चों को कहानी सुनने का बहुत शौक़ होता है, दादी नानी हमें जो कहानियाँ सुनाती हैं, उन कहानियों से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, तो कहानी विधि। इसके बाद करके सीखने की विधि, यानी कि कोई भी बच्चा जन्म से ही बहुत ही क्रियाशील होता है, कुछ ना कुछ वो करने में मन लगाए रहता है, घर के सामान फेंकना, इधर से उधर सब कागज़ फाड़ देता है, कुछ भी कर देता है। ठीक है ना, तो वो सब करके सीखने की विधि के अंतर्गत आता है। अभ्यास विधि, जैसे बालक को हमें कुछ सिखाना तो बार बार उसे करने के लिए दीजिए, बार बार उससे करवाइए, वो अपने आप सीख जाएगा। मतलब जितनी बार प्रैक्टिस होगी वो उतनी बार सीख जाएगा। ठीक है ना, चलिए
ठीक, तो ये देखिए, ये हमने कुछ विधियों को सीखा जो बालक को घर में हम जिससे के द्वारा शिक्षा दे सकते थे, और साथ ही साथ हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एम्स ऑफ होम एजुकेशन, अर्थात घर में परिवार के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उनके क्या प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो टॉपिक था रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन, वो आपका टॉपिक इसके साथ फिनिश होता है। आपको होमवर्क के तौर पर मैं यही बोलूँगा कि पिछले लेक्चर और इस वाले लेक्चर दोनों में जो भी बातें मैंने बताई आपको, उसे बहुत ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए इसे। इसमें जो मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ है इसे आप अच्छे से पढ़िए और इसके द्वारा आप अपने नोट्स तैयार करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।